जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं आपको, और ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा हो जाएगा। इसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये पिछले कई सालों में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डेविड वेसलर? ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। जो अल्फ्रेड बिने थे, इन्हें सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा किया जाता है। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, अल्फ्रेड बिने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक कक्षा कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या सीखने का आकलन? वो क्या कर रहा है? अब वो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वो सीखने के लिए विद्यार्थी कैसे सीखेंगे उसका वो आकलन करता है, तो सीखने के लिए आकलन करता है वो। नेक्स्ट इसका विस्तार देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों के ऊपर अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावी नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद अगर करेंगे तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्र छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है एक दूसरे से। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। यहाँ पे हरे फरे नहीं हेरफेर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से आधारित होती है। ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेरफेर करने से संबंधित है। ये 1 to 5 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार व वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है ये अनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की अनुवांशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसमें जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः अनुवांशिक संरचना पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास। मानव विकास डैश है? गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मात्रात्मक। तो मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, दोनों है। मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है, व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा भी जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। इसका राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक
बनता है तथा अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है, ये बताया गया। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है तो यहाँ पे जीन पियाजे जी का नाम आ जाएगा। याद रखना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्हीं ने दिया था। पहला ऑप्शन है, उन गतिविधि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो संज्ञानात्मक से क्या तात्पर्य हो जाएगा? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगर एक विद्यार्थी को हम एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा समर्थन करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? अब सीखने की शैली से क्या तात्पर्य है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष। तो जो चाक्षुष होता है ये सीखने की शैली का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है, कह सकते हैं। ये सीखने की शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चाक्षुष होता है जिसके बोध नेत्र से हो, आंखों से हो, जिसका ज्ञान हमें आंखों से हो जाए। इस प्रकार सीखने के उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, शॉर्ट मूवी, तो उसमें क्या होता है, जितना भी आप देखते हो वो क्या होता है, आपके आंखों के सामने जितनी पिक्चर चलती है वो एकदम रट जाती है। वही कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण करता है इस चाक्षुष शैली के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी। इसका राइट आंसर है भावात्मक। जो भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं वो भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को भी संबोधित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डैश। ये क्या कहलाएगा? अभिप्रेरण। उपलब्ध कराता है, ये क्या? अभिप्रेरण। अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में भी हेल्प करता है आपका, जिसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। एक और सबसे अच्छा मोटिवेशन भी कौन सा होता है? तो वो आपका आंतरिक मोटिवेशन, अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो कौन सा कारक अधिगम को जो है सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा? तो अर्थपूर्ण संबंध। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अगर उसको अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ा जाए तो क्या होगा? वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, जैसे समझ, सृजन, विश्लेषण या स्मरण। तो हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए सृजन से संबंधित, यहाँ पे सृजन से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो सृजनात्मक प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थी के माइंड को और अधिक विकसित करते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, इसमें आपको टोटल 14th नंबर है, इसमें आपको इस सीरीज में आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन 30 प्रश्नों में से आपको देखना है आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जिसका भी 25 या 25 से प्लस होते हैं
वाकई में उनकी तैयारी अच्छी होगी। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना या याद करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति देना। सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है और जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है? देखिएगा 2014 में पूछा गया है। 21 सितंबर जो 2014 में प्रश्न पूछे गए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण? इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। गणित से हम निदानात्मक परीक्षण जो निदानात्मक परीक्षण है उससे निर्योग्यता का आकलन कर सकते हैं। जैसे निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति के विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देती है। नेक्स्ट है आपका प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण या प्रतिभा? तो जो आपके अपसारी चिंतन मतलब एक बिंदु से लेकर के कई बिंदुओं तक, जैसे कि फैलता हुआ, अपसारी मतलब फैलना होता है, इसका जो अर्थ होता है। तो प्रवाहपूर्ण, व्याख्या और मौलिकता मतलब किसी चीज का विस्तार, छोटे से लेकर के उस चीज का विस्तार करना। मौलिकता और लचीला ये अपसारी चिंतन के साथ संबंधित हैं। किससे? ये आपका अपसारी चिंतन यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपसारी चिंतन से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर एक तथ्य को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या संशक्तिशील शिक्षा? तो ये है समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है, जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? अभिप्रेरणा की बात करें तो संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार। तो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल क्या किया जाता है? आवश्यकता। जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार हमें आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि? स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि है वो व्यवहारिक बुद्धि को प्रदर्शित करती है। जैसे स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। ये 3 बुद्धियां हैं जो स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से वो कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो वो इंद्रिय जनित, इंद्रियों के माध्यम से, हाथ, कान, नाक, ये सब क्या है आपकी इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रिय जनित नामक स्तर होता है। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगॉत्स्की। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछेगा वाइगॉत्स्की और जीन पियाजे, और जितने भी इंपॉर्टेंट 2-4 जितने भी बाल मनोवैज्ञानिक उनसे एक नया क्वेश्चन पूछे गए। जैसे वाइगॉत्स्की से हर साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? तो जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषी और सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगॉत्स्की के द्वारा जीवन पक्ष की उपेक्षा की गई है।
इसमें कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक की उपेक्षा होती है। बाकी इसमें सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक, कहते नहीं है कि सामाजिक सांस्कृतिक इसके मेन पहलू हैं और इसकी उपेक्षा होती है जैविक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ये भी कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ये हमें एक अच्छी मानसिकता के साथ सोचना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लैंगिक विभेद नहीं करना, लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता है, अतः विकल्प एक सही है, इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? अब ये बताना है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान या अपसारी? जो विश्लेषणात्मक ग्रेड अंकों से मतलब है कि विश्लेषणात्मक ग्रेडिंग प्रणाली, यहाँ पे इसका विस्तार देखते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करती है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थित करते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो चाक्षुष, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या डिसलेक्सिया? ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। मतलब किसी चीज क्या होगा, सही से ना पढ़ पाना या तो सही से दिखाई ना देना, उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके में पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिखता है, मतलब उसको सही से समझ नहीं आता है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों को संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विषमांग नैतिकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। जब सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों को उनके मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। यही व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के लिए कार्य करते हैं, वो व्यवस्था के लिए जो उनका मतलब क्लास का कोरम है, मेंटेन है, उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखेंगे। इसका जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। अतः इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना स्थापित होती है, उत्पन्न होती है। अब अल्बर्ट बेंडूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसमें विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर को बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में देखता है, उसके बाद सीखना शुरू करता है। मतलब जो अल्बर्ट बेंडूरा है वो कहता है कि एक बच्चा जो छोटा होता है वो पहले किसी चीज को देखता है, फिर वैसे ही करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? तो ये
जीन पियाजे, जेबी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की या ईएल थॉर्नडाइक? तो ये ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यह थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये भी आपको याद रखना है। आपके लिए एक आंसर है कि कोहलर ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। ये आपको कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, या विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ व व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणा को छोटी छोटी अवधारणाओं में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। ये आज का ये बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है क्या क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान व सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। दोस्तों, आज के प्रश्न बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और हमारे द्वारा करवाए गए जितने भी प्रश्न हैं, 30 प्रश्न करवाए गए हैं और 30 में से आपको लगभग सभी को बहुत सही, जो 30 प्रश्न हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।